हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इंडियन सोसाइटी में हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से कुछ लोअर कास्ट के लोग अपने आप को हायर कास्ट की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके समाज में अपनी जो स्थिति को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे कंसेप्ट की। अनरिलेटेड कंसेप्ट है, ये फ्रेश कंसेप्ट है, डोमिनेंट कास्ट। ये डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट क्या होता है, ये वाली बात याद रखना। जब भी इस बुक के अंदर मैं कोई भी कंसेप्ट बोलूँ वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए और इवन प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। डोमिनेंट कास्ट एक ऐसी टर्म होती है विच इज़ यूज टू रेफर टू दोज कास्ट जिनकी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, ये फीचर्स बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। नंबर 2, जिनके पास लैंड राइट्स हों। आज़ादी के बाद से ही जिन परिवारों के पास लैंड राइट्स हों, और लैंड रिफॉर्म्स का फ़ायदा जिन परिवारों को मिला था, जिन कास्ट को मिला था आज़ादी के बाद। लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में कौन कौन से हुए हैं अभी तक, जल्दी बताओ मुझे ज़रा। मतलब मेजर बता दो, वैसे तो बहुत सारे हैं। मेजर क्या है? हाँ, लैंड रिफॉर्म्स। अरे यार, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम, इसको हटाना। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारे लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स जब आए थे, उनका मकसद ये था कि अभी तक जो राइट्स दिए जाते थे, जो पुराने लैंड पे जो क्लेम करते थे कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ये है, वो है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स टुक अवे द राइट्स फ्रॉम द अर्स्टवाइल क्लेमेंट, जो पहले क्लेम करते थे। अपर कास्ट, जिनको माना जाता था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड मतलब क्या? इन द सेंस दे प्लेड नो पार्ट इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी आफ्टर अदर देन क्लेमिंग देयर रेंट। यानी कि सिर्फ उनको अपनी ज़मीन से रेंट चाहिए था। तुमने वो सुना एक सिस्टम, ये बेगार सिस्टम, फोर्स लेबर, काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए खेतों पे, ये चीज़ है। तो ये लोग क्या है, फ्रीक्वेंटली गांव में भी नहीं रहते डोमिनेंट कास्ट के लोग, वो शहरों में, सिटीज़ में रहते हैं। और आप में से बहुत लोग ये जान सकते हो, जैसे मतलब मान लो आप लोग शहर वगैरह में यहाँ पर रह रहे हो, किसी के आप लोगों में से किसी के गाँव होते हैं तो ज़मीन नहीं पड़ी रहती है, और वो अपने उधर क्या कहते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए कुछ लोग रखे होंगे। जब भी सीजन आता है हार्वेस्टिंग का, आप वो अनाज को बिकवा कर पैसे मंगवा लेते हो शहर। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर है। तो आप क्या हो अपनी ज़मीन के? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड ही तो। आपकी कुछ ज़मीन है आशिमा, कशिश, मतलब हरियाणा पंजाब वगैरह के आसपास कुछ है, गाँव वगैरह, ऐसा कुछ है? आप लोगों में से किसी का कोई ऐसा घर है क्या कि जो दूर दराज में कहीं गांव वगैरह में कहीं हवेली या कुछ भी, कुछ छोटा सा घर या फिर खेत का टुकड़ा कुछ पड़ा हो, लेकिन आप दूर रहते हो वहाँ से उससे, और वो आपने बस पड़ा ही है, मतलब वो ऐसे, या तो आपकी कोई बुजुर्ग दादी या दादा या परनानी कोई भी, मतलब या फिर किसी किराएदारों को या कहीं पर भी, मतलब वो लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ पर है वो आपका ही अभी भी, ऐसा कुछ है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है ना। बस यहीं रुक जाओ। शैली ने लैंड है इसकी, कहीं पर भी इसके खेत या कोई ज़मीन है कहीं गांव में, इसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी है ये यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर शहर में ये रह रही है, ये अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, घर वालों के साथ रह रही है, घर वाले भी मतलब आराम से अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो शहरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये लोग क्या हैं, शैली और इसका परिवार एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। आशिमा, कशिश, समझ में आया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का कंसेप्ट? रागिनी, अंकिता, समझ में आया? ये जो लैंड राइट्स हैं, दीज लैंड राइट्स नाउ केम टू बी वेस्टेड इन द नेक्स्ट लेयर ऑफ क्लेमेंट। अब ये नेक्स्ट लोग आ गए क्लेम करने। यानी कि देश में क्या, पॉपुलेशन जैसे बढ़ती रही ना, तो लोग क्लेम करते रहे कि हमें भी तो ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिसेस करने के लिए। और इसी के चलते ना लैंड रिफॉर्म्स आए थे। घुमा फिरा के बाद यहीं पर अटक दिया आकर, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी उस टाइम पर कि देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
हर किसी के पास लैंड राइट हो और लैंड जो है वो रिच लैंडलॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूट होकर, जमींदार से डिस्ट्रीब्यूट होकर पुअर पीजेंट तक जाने चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, लेकिन खुद दे वर नॉट देमसेल्व्स अ कल्टीवेटर। अब क्या हुआ, ये एक प्रकार से नई कास्ट आ गई ना, कि जो क्लेम कर रही है कि हमें भी लैंड चाहिए। इनको बोला गया इंटरमीडिएट कास्ट। These intermediate caste in turn dependent on the labor of lower caste। ये काम करवाते थे अपने से ज़्यादा छोटे जो कास्ट थी उनसे, स्पेशली अगर लैंड की टिलिंग करवानी हो, खेत को जोतना हो, ठीक है, तो उसके लिए अनटचेबल कास्ट को रखा जाता था खेत पर, खेत को जोतने के लिए। सॉइल टिलिंग जानते हो ना कि ऊपर की लेयर अनफर्टाइल हो जाती है, नीचे की फर्टाइल हो जाती है। तो मैंने बताया था ट्रैक्टर के वो चार जो लगे रहते हैं पीछे, या तो उनसे, या फिर आप हल के थ्रू भी, जो बैल होते हैं उनके थ्रू भी आप खेत को जोत सकते हो। एक बार जब इनको लैंड राइट्स मिल गए तो इनको इकोनॉमिक पावर मिल गई, उसके साथ पैसे वगैरह आने लग गए। इनकी संख्या बढ़ती रही। जब संख्या बढ़ती रही, एक ही गांव में बड़े साल से रह रहे हैं, ज़मीन भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, और इकोनॉमिक पावर बढ़ती चली गई। अब इसकी वजह से इनकी बढ़ गई पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर तब बढ़ी जब आज़ादी के बाद हमारे देश में हर जगह डिसेंट्रलाइज लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक फॉलो हो रहा था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली, सरपंच और पंचायत के इलेक्शंस में ऐसी कास्ट पावर में आने लग गई। बात समझ में आ रही है इसकी? ये इंटरमीडिएट कास्ट धीरे धीरे करते करते जो प्रीवियस डोमिनेंट कास्ट होती थी उसको हटाकर अब नई डोमिनेंट कास्ट बन गई कंट्री के अंदर। और गांव की राजनीति को शेप करने के लिए और एग्रेरियन इकोनॉमी को शेप करने के लिए इनकी काफी ज्यादा अहम भूमिका देखने को मिलती है। ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर अगर कोई दिक्कत आई हो कि डोमिनेंट कास्ट आज के टाइम में है कौन सी, ये तो बता दो, तो मैं उसका नाम बता देता हूं आपको, अभी पता लग जाएगा। बिहार और यूपी के अंदर यादव, कर्नाटक के अंदर वोकलिगास, आंध्र प्रदेश के अंदर है रेड्डी और खम्मास, महाराष्ट्र के अंदर है मराठा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर है जाट, और गुजरात के अंदर पतिथर। कुछ साल पहले अगर तुम लोग अखबार को फॉलो करते होगे तो एक पतिथर आंदोलन के बारे में तुमने सुना होगा, रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे मोदी सरकार से और उनसे। गुजरात के अंदर आनंदीबेन पटेल आई थिंक उस टाइम पर सीएम थी, तब वो कर रहे थे डिमांड, सुना होगा आप लोगों ने, ये काफ़ी ज़्यादा चला था ये विरोध, है ना। पतिथर आंदोलन करके नाम था इसका। अभी 2015, 14 या 16 की बात है आई थिंक, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। मयूर आप पूछ रहे हो डोमिनेंट और इंटरमीडिएट क्या ये एक ही है? देखो डोमिनेंट कास्ट ना, जैसे मतलब मान लो एक पर्टिकुलर जगह पर एक कास्ट ये रह रही थी आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद आपको पता है, आप पॉल साइंस वाली सब लोग स्टूडेंट हो, पार्टीशन हुआ, इधर उधर हुआ, लैंड का फ्रेगमेंटेशन हुआ, नए नए लैंड रिफॉर्म्स आए। इसके बाद कुछ जो कास्ट जैसे दबी दबी सी रह गई थी ना, अब वो इनको रिप्लेस करके डोमिनेंट कास्ट बन गई। ये है कंसेप्ट, ये पूरा पैराग्राफ ये क्या कर गया है आपसे। धीरे धीरे करके इनको लैंड रिफॉर्म्स के जैसे अभी तक इनके पास ज़मीन थी, लैंड रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने सबको ज़मीन बांटी तो इनके पास इतनी इतनी ज़मीन थी। धीरे धीरे कर कर इन्होंने अपना पैसा राइज करा, पैसे के बाद ये लोग पॉलिटिक्स में घुसे, और जैसे ही जिस दिन पंचायत और सरपंच के इलेक्शन लड़ गए, बस बल्ले बल्ले। और अच्छा अभी तक ये काम करते थे डोमिनेंट कास्ट की फील्ड पर। अब इनके नीचे ये किससे काम करवाते थे? जब ज़मीन मिल गई लैंड रिफॉर्म्स के बाद, इनसे नीचे जो लोअर कास्ट थी, स्पेशली अनटचेबल्स, बस ऐसे आए हैं। ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है हमारे देश में जो दिखता है ना कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में यादवों का बहुत वो है, बिहार में यादव बहुत वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, महाराष्ट्र में मराठा वो हैं, ये ऐसे कर करके उठे हैं। ये आज़ादी से पहले कोई अस्तित्व नहीं था इनका इतना ज़्यादा। मराठा साम्राज्य एक होना और पूरे के पूरे महाराष्ट्र में मराठाओं का हावी होना, ये दो अलग चीज़ हैं। आज़ादी से पहले आप नहीं बोल सकते। मैं अगर घर पे बैठ जाऊँ राजा वाजा का सूट बैठ के, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या किसको डरा लूँगा, क्या कर लूँगा बताऊँ? तलवार बल्कि गल से पकड़ी गई तो पता चला आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं लग गई मेरे ऊपर। ये चीज़ है।
लैंड रिफॉर्म जैसी हुए ना आए, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के बढ़ने के बाद जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, और इससे ज़्यादा लैंड कोई जब रख नहीं सकता, और राइट टू प्रॉपर्टी को जब फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया, तब ये जब पूरे के पूरे देश में लैंड बांटे गए छोटे छोटे पीजेंट्स को, उसके बाद कुछ ऐसी कास्ट थी जो कि डोमिनेंट कास्ट बन गई। प्रोसेस से कैसे बनी ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। धीरे धीरे करके पहले उन्होंने देखा चलो भगवान की कृपा है कि हमारे पास एक खेत आ गया, ठीक है, खेत आ गया, अब धीरे धीरे करके हम इस पे ऐसा अनाज उगाएंगे। धीरे धीरे करके फैमिली के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, पैसा आना स्टार्ट हुआ, पुश्तैनी ज़मीन बन गई, वो बहुत 1-2 पीढ़ियाँ निकली, वो इलेक्शंस लड़ गए सरपंच के, और क्या कहते हैं गांव में जो भी पंचायत के इलेक्शंस हैं उनके कुछ मेंबर वहाँ पर क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में जाते रहे नीचे लेवल पर, ठीक है। फिर वो ऐसे ही करके क्या कहते हैं नगर पालिका और इसके वो इलेक्शन लड़ते चले गए, फिर वो बन गए डोमिनेंट कास्ट। मतलब मनी एंड मसल पावर आ गया ऐसी कास्ट के पास, समझ गए ये वाली चीज़। ये बहुत यूनिक एस्पेक्ट है, इसलिए डोमिनेंट कास्ट मैंने कल नहीं पढ़वाया आपको इसी के साथ, और ये आपको किसी भी यूपीएससी के मटेरियल में अंदर मिलेगा भी नहीं है वाला कंसेप्ट आपको। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट येट पैराडॉक्सिकल चेंजेस जो कि कास्ट सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं आज के समय में, वो ये है कि कास्ट ना, मतलब इट हैज़ टेंडेड टू बिकम, अपर कास्ट के लिए एक तरीके से जो कास्ट सिस्टम है वो इनविजिबल हो गया है। किस किस के लिए? अपर कास्ट के लिए, अर्बन मिडिल क्लास के लिए और अपर क्लासेस के लिए। क्यों? ये वाली चीज हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी। ये इनविजिबल का कंसेप्ट क्या है कास्ट सिस्टम का, कंटेम्प्रेरी पीरियड में इनविजिबल हो जाना। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इसको? याद है वो वाली बात कशिश, शहरों में लोगों को अपना सिर्फ काम निकलवाना होता है, आप किसी से पूछोगे नहीं भाई साहब आप या तब वो आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तब मैं आपके रिक्शे पे बैठूं या तब मैं आपको अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉय करूं। ये वही वाला कंसेप्ट है अगर आप ध्यान से देखो, इसलिए इनविजिबल हो गया। इनविजिबल कैसे? मैं देखना ही नहीं चाहता ये सबको, मेरा जो काम कर रहा है मुझे क्या दिक्कत है। मैं ऑफिस वर्किंग, मान लो कि मुझे जाना पड़ता है सुबह सुबह, मतलब वो क्या कहते हैं ऐसा मान लो हम लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमें सुबह सुबह अपना सेक्रेटरीट वगैरह इधर उधर निकलना पड़ता है, ठीक है। अब हमें जो सरकारी नौकर दे रखे हैं सरकार ने, हम बीइंग आईएएस ऑफिसर जो ये सब चीज़ें पढ़ करके डिसमिशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, आईएएस निकाला, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे सरकार को बार बार लेटर लिख, सर भिजवाना वही पर्सन देख लेना जो मिश्रा, शर्मा या दुबे हो, क्योंकि मैं नीची जात के हाथ का खाना नहीं खाता मैं कभी भी। ये चीज़ें नहीं चल सकती वहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 लोग कौन हो सकते हैं? या तो अर्बन सेंटर्स के अंदर रहने वाले मिडिल क्लास लोग हों, तब हम ऐसी बातें नहीं करते। आप में से कोई ऐसी बातें करता है क्या कि घर में काम वाली होएगी तो उसका पूरा आप आधार कार्ड मांग के सरनेम चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब आप ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो, और या तो आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो। ये तब चीज़ें अपर कास्ट, अब उनको पता होता है अपर कास्ट के लिए इनविजिबल। पता है क्यों? आप कहोगे अपर कास्ट के लोग तो सबसे ज़्यादा करते हैं, करते थे, अब नहीं करते हैं। पता है क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब तुम अपर कास्ट हो तो तुम्हें इक्वल स्टेटस का कभी भी तुम्हें कोई आदमी मिलेगा वो तो तुम्हारा काम करेगा नहीं कभी, ये वाला मान लो, है ना। क्योंकि अगर तुम डोमिनेंट तो वो भी डोमिनेंट। बात को समझने की कोशिश करो, सोशियोलॉजी को अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ता है। अपर कास्ट के पर्सन, अगर एक बात बताओ, कोई ये चाह रहा है कि कोई है पर्सन मिश्रा और मिश्रा ही उसके मतलब मान लो कि आगे पीछे घूमे वो करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? भैया वो भी डोमिनेंट कास्ट है तो, और तुम भी डोमिनेंट कास्ट हो, तो वो डोमिनेंट तो कभी किसी का काम करेगी नहीं। हमेशा इनको, और अगर अपना औधा मेंटेन रखना है ना, कि जैसे कोई लोग नहीं होते कि जैसे मूंछों को ताव देकर, एक तरीके से कहने का एक बात बता रहा हूँ मैं, कि वो नहीं चाहते कि उनके लेवल पे कोई आके बैठे, तो हमेशा वो अपनी लोअर, इनसे जो कास्ट जो नीचे होगी, जो लोअर कास्ट होगी, उनसे काम करवाना पसंद करेंगे। अब जब इनको पता ही है कि हमसे नीची जात वाले हमारा काम करेंगे, जो भी हमारा वर्ण सिस्टम के अंदर जो भी हमारा स्टेटस है उससे नीचे वाले का हमारा काम करेंगे, तो फिर आपको तो भूलना पड़ेगा ना कास्ट को। फिर आप कैसे ये वाला कंसेप्ट ला सकते हो? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही हमारा काम करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लॉजिकल बात इसके लिए बता देता हूं मैं। कशिश, कभी किसी या शैली, किसी सरदार के घर में कभी कोई देखा है कि सरदार या सरदारनी पोछा लगाने आ रहे हैं किसी के अच्छे घर से, अच्छे परिवार से? आप उनको चाहे कितना भी प्राइज मनी ऑफर कर दो, ये वही वाली बात है।
सरदार तो इनफैक्ट इनका कंसेप्ट होता है कि ये लोग कम्युनिटी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कभी भीख नहीं मांगते। इवन पारसी सरदारों में तो फिर भी चलो ये चीज़ मतलब ठीक है, भीख नहीं मांगने देते। पारसियों को तो वो गरीब नहीं होने देते, इतना कम्युनिटी में सपोर्ट है एक दूसरे का। 1 करोड़ से रुपए कम होते हैं, वैसी सारी कम्युनिटी मिलकर बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए डलवा देती है। जो और पारसी कौन होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मारो डीगरो जो करते रहते हैं, जो रुस्तम के अंदर जो रोल निभाया था अक्षय कुमार ने। और महाराष्ट्र में मिलते हैं पारसी। फॉर दीज ग्रुप्स जो कि बेनिफिट करते हैं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से, या जिन्होंने करा भी है, मतलब जिन्होंने फ़ायदे उठाए हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा के बाद, जो देश में डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ आई, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई, उसकी वजह से जो भी इनको फ़ायदा मिला, कास्ट जो है वो ना डिक्लाइन होती ही चली गई। मतलब कास्ट डिक्लाइन होती ही चली गई, इसका मतलब पता क्या है? जितना लोग कास्ट करते थे, ये डिक्लाइन होती ही चली गई। अब ये कोई नई बात नहीं है, कशिश मैं आपको बता चुका हूँ, जिस जगह पर डेवलपमेंट आती है वहाँ पर कास्ट का फैक्टर हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है। शहरी जगह पर इतना लोग कास्ट इतना क्या बिल्कुल ही नहीं करते, ना के बराबर जितना गांव में होता है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई और अपना स्टेटस हमेशा टॉप लेवल पे रहना चाहिए, वरना गांव के लोगों का खुराफेती दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता रहता है। क्यों? डेवलपमेंट है नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो इसी चीज़ में बंधे रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद कास्ट का स्टेटस कभी कभार क्रूशल होता है ये इंश्योर करवाने के लिए कि कुछ जो ग्रुप्स हैं दे हैड द नेसेसरी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, ताकि वो डेवलपमेंट की फुल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इन पर्टिकुलर जो अपर कास्ट एलिट हैं वो उन्होंने बेनिफिट उठाया, जबकि वो अफोर्ड भी कर सकते थे। फिर भी पब्लिक एजुकेशन जो मतलब जिन जिन चीज़ों पे सब्सिडी मिल गई, कि जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मैनेजमेंट की दिशा में, क्योंकि उनका कास्ट स्टेटस हाई था। तो ये चीज़ याद है ना, मैंने बताया था कि जिनका कास्ट स्टेटस लो होता है, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, वो साइकोलॉजिकली बन जाते हैं, बड़े टाइम सर उनकी पीढ़ियाँ बंधी होती हैं कि वो दूसरों की गुलामी करने के लिए बने हैं। वो शूद्र हैं तो दूसरों के घर के काम, सफाई कर्मचारी और क्या कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, ऐसे काम करने के लिए बने। ये साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं है। एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स। इन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाया, गवर्नमेंट जॉब्स का। इनिशियल पीरियड के टाइम पे देयर लीड ओवर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये इंश्योर करती है उनको, क्योंकि ये लीड कर रहे थे, ये अपर कास्ट के लोग थे, है ना, और लोअर कास्ट अभी भी साइकोलॉजिकली बंधे हुए थे। तो ये चीज़ इंश्योर हुई अपर कास्ट के लोगों को, दैट दे डिड नॉट फेस एनी सीरियस कॉम्पिटिशन। और फिर आता है, यही होते होते फिर आता है आरक्षण की डिमांड। यहीं से कंसेप्ट बॉर्न होता है रिजर्वेशन का। अब अपर कास्ट के लोगों को जो प्रिविलेज स्टेटस मिल रहा था, इसकी वजह से हुआ क्या, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई ना, इनका स्टेटस कंसोलिडेट हो गया। यानी कि गांव में जितनी ज़मीन थी, ये ज़्यादा ज़मीन के मालिक बन गए, लोअर कास्ट से काम करवाते थे। तो जो लोअर कास्ट की पीढ़ियाँ जो काम कर रही थी, उनके खेतों में काम ही करती रही और ये खेत अपने बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक चीज़ें आगे बढ़ती हैं हमारे देश में, इन कास्ट के लिए, इन ग्रुप के लिए, तो कास्ट जो है ऐसा देखा गया, इट नाउ सीम्स दैट कास्ट प्लेस नो पार्ट इन पब्लिक लाइफ, और वो अब सिर्फ पर्सनल स्फीयर तक लिमिटेड रह गया है, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, मैरिज के लिए और किनशिप के लिए। यानी कि हल्की फुल्की अगर मतलब मान लो शादी के टाइम पर, अब जैसे मतलब मान लो मैंने कोई बंदी चुनी ली है कि यार मैं इससे शादी करूँगा, और मैं हाईली अच्छे खासे एक डेवलप्ड सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। डेवलप्ड सोसाइटी मतलब कैसे कि मैंने अच्छी खासी एजुकेशन ली, फिर मैं पढ़ने चला गया, मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, क्लास 1 का ऑफिसर हूँ, सब कुछ हूँ। बस मेरे लिए कास्ट का मतलब मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार वालों के लिए सिर्फ इतना है कि जो कितने 32-36 गुण जो भी मिलाते हैं, बस वो गोत्र मैच करना और पंडित जी से कुंडली बनवाना, बस कि लड़के लड़की की आपस में पटेगी कि नहीं पटेगी। और एक बार के लिए देख लेना कि ये लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं इससे शादी करूँगा, घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, तो उसके घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कास्ट बस इतना रह गया है कि क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल हम ब्राह्मण हैं
और वो चाहे किसी से भी मतलब कोई भी मतलब वर्णा सिस्टम से हो। हमारे कास्ट का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि 7 फेरों का कंसेप्ट पूरा होगा, मैं उसके सिंदूर लगाऊंगा, मंगलसूत्र पहनाऊंगा उसे, और रिंगा रिंगा रोजेस करके 7 चक्कर काटूंगा मैं उसके साथ फायर के इर्द गिर्द। बस यहाँ तक मेरी कास्ट और उसका फैक्टर और उससे जुड़ी चीज़ें लिमिटेड रह गई हैं। फिर शादी के टाइम पर जो भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ब्राह्मणों को क्या कहते हैं भोजन करवाना, या फिर कुछ दान करना, या फिर मेरी होने वाली वाइफ का जो भाई है वो उसका कन्यादान कर रहा है, सिर्फ इस तक ही सीमित है बस कास्ट को मैं जाकर थोपूंगा नहीं कि सामने वाले पर्सन से मैं एक्सपेक्ट करूँगा जो कास्ट के रिचुअल प्रैक्टिसेस और पर्सनल प्रैक्टिसेस जो और जो किनशिप प्रैक्टिसेस फॉलो होती है मेरे घर में, मेरे परिवार में, वो सामने वाले के ऊपर भी फॉलो हो। ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है हमें इंडिया के अंदर। अब जब ऊपर वाली चीज़ ही मैं मानता हूँ, आप सब लोग इसको रिवाइज करना, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगी होगी आपको डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट, मैं मानता हूँ इसको होना भी चाहिए। डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट वेल डिफाइंड नहीं है एक तो, और एक कॉम्प्लिकेशन जो उठती है वो ये है कि ये ग्रुप ना, ये जो ग्रुप है हालांकि प्रिविलेज्ड है, ठीक है, ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग इंडिया के अंदर प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन नॉट ऑल अपर कास्ट पीपल आर प्रिविलेज्ड, कुछ कुछ गरीब भी हैं। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, आशिमा आवाज़ आ रही है? आप मुझे एक बात बताओ, आप उप्पल हो, आपका सरनेम में उप्पल है, सारे उप्पल मतलब जितने आप लखपति करोड़पति हो, सारे इतने उप्पल करोड़पति लखपति होते हैं इंडिया के अंदर? नहीं ना। अगर पंजाब के अंदर एक लेडी है, मतलब मान लो कि पंजाब छोड़ो, पंजाब नहीं, ऐसा मान लो कि ऐसा मान लो, इसको एग्जांपल ये ले लो, हम लोग ब्राह्मण की बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण अगर बहुत अमीर नहीं है लेकिन अच्छी खासी मतलब ज़िंदगी मतलब बिता रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ इस देश में कोई भी शर्मा, मिश्रा, दुबे, ये कोई भी होंगे, ये सारे के सारे रिच लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ये इनमें से कोई गरीब नहीं होगा, कोई दुबे, कोई शर्मा, कोई मिश्रा, ये कोई वो नहीं होता। एक इसका अच्छा एग्जांपल और दे देता हूँ। बनिया जनरली ऐसे माने जाते हैं, जो बनिया होते हैं, वैश्य वर्ण के लोग जो होते हैं, वो जनरली ऐसा माने जाते हैं कि करोड़पति अरबपति होते हैं। कोई भी पर्सन जो सरनेम लगा रहा है अग्रवाल, सबरवाल, ये, या फिर वो मतलब मान लो वो बनिया है ना, गुप्ता है, गर्ग है, ये कोई गरीब नहीं होगा मतलब देश में जिसका सरनेम गुप्ता है, मतलब मान के बैठ जाओ कि वो अरबपति करोड़पति है। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? ये कोई लॉजिक है? ये चीज़ है। दिल्ली में रहने वाले जितने सरदार हैं या पंजाब के अंदर जितने रहने वाले सरदार हैं, सारे के सारे सबके बैंक अकाउंट में मिनिमम 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए हैं ही हैं, मतलब बताओ। इवन जो मतलब मान लो आशिमा अच्छी अच्छी कोठियों में, मतलब मान लो जैसे हमारे घर के पास C2 C3 ब्लॉक है, उसमें सब लोग अपने घर में बैठ के मतलब अरबों खरबों रुपए एंजॉय कर रहे हैं। घर के अंदर की कहानियां जानते हैं हम सबकी क्या? जस्ट किसी का मकान अच्छा होने से ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अरबों खरबों एंजॉय कर रहा होगा। क्या पता किसी का बिजनेस चला गया हो, कुछ हो गया हो, कोविड के बाद से किसी के ऊपर कर्जा बढ़ गया हो, किसी का घर गिर भी हो, अपने बच्चों को उसने भेजा हो पढ़ने बाहर। तो फॉर द सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट अपोजिट हुआ है कभी कभार, यानी कि हम ऐसा सोचते हैं कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह शोभी से कुछ नहीं रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। शेड्यूल कास्ट के लोग सिविल सर्विस में नहीं है क्या? वो मतलब किसी भी दलित का, अनटचेबल सेक्शन का, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, इनका कोई भी ज़मीन, मतलब खुद की कोई भी ज़मीन, कोई भी कोठियाँ, बंगलो, कुछ भी नहीं है इस देश में। कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, सारे के सारे मतलब ऐसे कि दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इनके लिए शुरू में कास्ट का फैक्टर, शुरू में नहीं, शुरू से ही इनके लिए कास्ट का फैक्टर, ऐसी कास्ट के लिए, ऊपर देखना हमने क्या पढ़ा था, अपर कास्ट, और उसके लिए इनविजिबल रहा है, इनके लिए विजिबल रहा है। क्यों भैया? मेन तो दिक्कत और हैरेसमेंट तो इन्हीं को सहनी पड़ी ना, इन्हीं को सहनी पड़ी ना।
क्योंकि इनके पास कोई भी इनहेरिटेड एजुकेशनल या सोशल कैपिटल तो था नहीं, यानी कि परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा हो कि जो जॉब पाले, या फिर पहले से कोई बाप दादा इतना पैसा छोड़कर गए हो कि इनको किसी की गुलामी ना करनी पड़े, ऐसा इन कास्ट के साथ था नहीं। तो इनके लिए कंपटीशन अपर कास्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। और एक मैं बात बताऊं, ये चीज़ ना आज भी कहीं ना कहीं झलकती है। इसलिए जब भी किसी रिक्शे वाले का बेटा, इसका बेटा, या फिर घर में काम कर रही महिला का कोई बेटा, अगर ऐसा कोई पर्सन IAS IPS बन जाए ना, इनको बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट कवर करती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कास्ट फैक्टर कहीं ना कहीं एक छुपा तो हुआ है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन ऑक्यूपाई करता है। अब ये लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को छोड़ दे, क्योंकि हर कोई जो पर्सन है वो अपनी एक कलेक्टिव एसेट्स को तो मेंटेन करके रखना चाहता है ना, कि यार ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको छोड़कर क्या फ़ायदा। मतलब ये लाइन का मतलब पता है कि ये लाइन आपसे क्या बोल गई? हर कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो हर कोई संस्कृताइजेशन का प्रोसेस अपना लेगा। आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कशिश कल के कंसेप्ट में, संस्कृताइजेशन करने के लिए रागनी, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। मैं सिर्फ टाइटल लेकर घूमता रहूँ, अरे मेरे घर पे तो फरारी है, मेरे घर पे तो लैम्बोर्गिनी है, क्या सच में आ जाएगी क्या उससे बोलने से? क्या दिखाने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है? अच्छा, और मतलब मान लो कोई चीज़, मतलब मान लो कि मैं प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट दे देता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अजब प्रेम की गजब कहानी देखी है सबने, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ वाली? उसके दोस्त उसे नॉनवेज चिकन खाना सिखा रहे होते हैं, जिसमें को जेनी खाती है, यानी कि करीना कपूर, ये कैटरीना कैफ खाती है। अब इसको अप्लाई कर दो एक तरीके से इस कंसेप्ट में, संस्कृताइजेशन में। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एक बात बता रहा हूँ बस मैं, कि पर्सन वो बनने की कोशिश करता है जो वो ओरिजिनल ही नहीं है। जैसे उसे वॉमिटिंग आ रही होती है चिकन के नाम पे, तो वो क्या बोलते हैं उसके कान में? जेनी 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 जेनी। देखना कभी उसको ध्यान से, अगर रिकॉल नहीं हो रहा हो ये सीन तो मोर ओवर ऐसी कास्ट दे कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस काइंड। डिस्क्रिमिनेशन शुरू से सही है इन्होंने, रिजर्वेशन आई भी, रिजर्वेशन से जुड़ी जो भी पॉलिसीज आई, और दूसरे फॉर्म्स ऑफ जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आए। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि ये मतलब ह्यूमिलेट नहीं करा जाएगा, आप चमार को चमार बोल दो तो आपको जेल हो जाएगी, ये वो। तो इस तरीके जो कानून आए जो उनको बचाने के लिए आए। और कशिश याद है ना, ये हमने लास्ट ईयर कवर करा था 11th क्लास की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, याद है ना? ये वही है जो 11th क्लास वाली पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी वाली बुक में दे रखा है, ठीक है? तो इसकी वजह से हुआ क्या, इन सब की वजह से हुआ क्या, कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल प्रेशर आया कि इनको ये वाली चीज़ दे दो ताकि इनको ये बचा सके, समाज में इनका भी इक्वल दर्जा हो। लेकिन फिर भी कंप्लीट तरीके से इनकी लाइफ से हम कहते हैं कि सब कुछ चीज़ें मतलब ठीक हो गई हैं, या फिर अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी ना लाई जाए तब भी इनकी गाड़ी चलती रहेगी। तो ये चीज़ अभी के इंडिया बन रहा है ऐसा, लेकिन अभी के समय में हमारी सोसाइटी में जो कास्ट की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और उसके तहत जो अदर फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रिचुअल प्रैक्टिसेस, मैरिज प्रैक्टिसेस एंड किनशिप प्रैक्टिसेस, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे ना फिर से 2-3 बार, तब आपको पता लगेगा कि आप आर्ग्यूमेंट जब अच्छे से दोगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि रिजर्वेशन को हटाना अभी के समय में एकदम से सही क्यों नहीं है, क्यों हम तो बोलेंगे ये रिजर्वेशन को हटा दो ताकि यूपीएससी वगैरह में हम सबको ज़्यादा फायदा मिल जाए, वो बन जाए, लेकिन एकदम से हटाना क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल भी नहीं है, ज़रूरी तो छोड़ो पॉसिबल भी नहीं है, वो इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। क्यों? सबसे पहले आप इंटरव्यूअर को या फिर मेंस के आंसर राइटिंग में ये लाइन ज़रूर यूज़ करना कि जो शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए कास्ट आज भी विजिबल है। सच बता रहा हूँ, ये वर्ड अगर लिख दिया ना एग्जामिनर, मेरे ख्याल से आगे का तो पाठ पड़ेगा भी नहीं आपका आंसर का, वो ये समझ जाएगा ये पर्सन पढ़ी लिखी बात कर रहा है, ज्ञानी बात कर रहा है। इसलिए कशिश मैंने आपको बोला था ये वाली बुक ना बहुत अच्छे से पढ़ना है 12th की, बस आपकी यही रह गई है अच्छे से करने के लिए। और आशमा आप भी, आपके लिए भी नया सब्जेक्ट है, आपने मतलब सोचो नहीं पढ़ी ना पहले, है ना? तो यहाँ पर क्या है, एक हमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जक्स्टापोजिशन मतलब डिफरेंसेस, एक इस नाव में सवार एक उस नाव में सवार। एक तो कास्ट लेस अपर कास्ट ग्रुप और कास्ट डिफाइंड लोअर कास्ट ग्रुप, मतलब इनकी कास्ट प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, अपर कास्ट के ग्रुप को मतलब वो तो फिर भी कास्ट लेस है क्योंकि उनके लिए इनविजिबल है। ये एक सेंट्रल एस्पेक्ट है प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कि ये जो हमें विजिबल और इनविजिबल फैक्टर देखने को मिलते हैं दो कास्ट के बीच में, कि वो आज भी मुशक्कत कर रहे हैं। इनके लिए आज भी जो सहारा है, जो नाव है, वो है
जो नाव है, जो बोट है इनकी, वो आज भी रिजर्वेशन और उससे जुड़ी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, क्योंकि इनके लिए कोई इनहेरिटेड एजुकेशन और सोशल कैपिटल नहीं है। जबकि अपर कास्ट के लिए कास्ट का फैक्टर इनविजिबल हो चुका है। क्यों? इतना ज़्यादा सोशल और एजुकेशनल कैपिटल उन्होंने जोड़ लिया है कि उनको तो भैया जिससे काम करवाने सिर्फ उसको पैसे देने हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब ऐसे लोग का ये मानना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है, घर में कौन काम कर रहा है, हमें अपना सिर्फ काम निकालवाना है। क्योंकि हमारी अगर इंडस्ट्री में एक्सपेंड करने के लिए सोच रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ भैया 150 कर्मचारी चाहिए। वो सरदार हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, अनटचेबल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, गोरा हो, काला हो, बोना हो, मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए इनके लिए इनविजिबल हो चुका। और ये आप अप्लाई करके देख लो, अप्लाई करके देख लो। अंबानी क्या चुन चुन के रखता होगा सबको अपने हर बिजनेस के अंदर? बताओ, कोल से लेकर, पेट्रोलियम से लेकर, स्टील से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, हर बिजनेस के अंदर कि जो मतलब बनिया उसके होंगे, बनिया मेंटेलिटी के, बनिया कास्ट से बिलोंग करते होंगे, मैं उसी को रखूंगा जॉब पे। ऐसा तो कोई नहीं करता ना। आर्मी में या किसी भी चीज़ पे जो भर्तियाँ होती हैं, आपको जो आपके कर्मचारी मिलेंगे या कुछ भी कलीग्स मिलेंगे, आप चुन चुन के अपना स्टाफ रखोगे कल को। ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।